नमस्कार। आज के इस खास और काफी अहम विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम जिस प्रक्रिया को डिकोड करने जा रहे हैं ना, वो सुनने में शायद तकनीकी लगे, लेकिन असल में ये हमारे देश की डेटा की नींव है। हम बात कर रहे हैं HLO यानी HLO ऐप का इस्तेमाल करके जनगणना भवनों और मकानों की सटीक नंबरिंग करने की। ये पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। अब सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर एक जनगणना भवन और एक जनगणना मकान के बीच क्या फर्क है। दोनों एक ही तो लगते हैं ना, लेकिन यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। फील्ड वर्करों के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि बाहर से दिखने वाली विशाल इमारत और उसके अंदर रहने वाले अलग अलग परिवारों के बीच एक साफ अंतर होता है। अगर ये फर्क शुरू में ही समझ नहीं आया तो आगे का पूरा काम काफी उलझ सकता है। तो इस पूरे प्रोसेस को आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले HLO ऐप शुरू करना, दूसरा अपेक्षित भवनों की संख्या दर्ज करना, तीसरा जनगणना भवनों की नंबरिंग, चौथा आवासीय और गैर आवासीय प्रविष्टियां और अंत में सबसे जरूरी हिस्सा डेटा प्रविष्टि और सिंकिंग। चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले चरण से शुरुआत करते हैं, HLO ऐप्स शुरू करना। इस शुरुआती ऐप वर्कफ्लो को समझना काफी आसान है। सबसे पहले क्या करना है? जाहिर सी बात है, HLO ऐप में सुरक्षित तरीके से लॉगिन करना। उसके बाद निर्धारित क्षेत्र का HLB लेआउट डाउनलोड करना होता है। आप इसे एक तरह से अपना डिजिटल नक्शा मान सकते हैं। जैसे ही ये डाउनलोड पूरा होता है, स्क्रीन पर तुरंत एक बहुत ही खास प्रॉम्प्ट दिखाई देता है, जो अपेक्षित संख्या या एक्सपेक्टेड नंबर्स के बारे में पूछता है। और यहीं से हम अपने दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं, अपेक्षित भवनों की संख्या दर्ज करना। तो होता क्या है कि ऐप पूछता है कि आपके एरिया में कितने जनगणना भवन और मकान होने की उम्मीद है। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ एक बहुत ही सख्त और शायद थोड़ा अजीब लगने वाला नियम है। वो ये कि इन नंबरों को अभी ऐप में बिल्कुल दर्ज नहीं करना है। जी हाँ, एकदम सही सुना। ऐसा इसलिए क्योंकि डिजिटल अनुमान और जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। जब तक आप खुद फील्ड में जाकर एक एक चीज का सत्यापन न कर लें, तब तक इस एंट्री को खाली छोड़ना ही सबसे समझदारी का काम है। चलिए अब फिजिकल फील्ड वर्क की तरफ बढ़ते हैं, यानी हमारा तीसरा चरण, जनगणना भवनों की नंबरिंग। जैसा कि हमने पहले बात की थी, इन दोनों के बीच के अंतर को बिल्कुल स्पष्ट कर लेना चाहिए। एक तरफ है जनगणना भवन, जो बाहरी ढांचे या पूरे परिसर को दर्शाता है, जैसे कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग, और दूसरी तरफ है जनगणना मकान, जिसका सीधा सा मतलब है उस बिल्डिंग के अंदर रहने वाले अलग अलग परिवार या इंडिपेंडेंट इकाइयां। मतलब एक ही बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर कई सारे अलग अलग मकान या परिवार हो सकते हैं। एकदम सिंपल। अब इनकी सही पहचान के लिए एक पक्का नामकरण सिस्टम फॉलो करना होता है। फील्ड में जैसे ही आप पहली बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं, तो उसकी दीवार पर ऐसी जगह जहां से वो सबको आसानी से दिखे, वहां अंग्रेजी के CN अक्षर लिखे जाने चाहिए। ये CN असल में सेंसस नंबर को दर्शाता है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, दीवारों पर CN1, CN2, CN3 कुछ इस तरह से मार्किंग की जाएगी। दीवार पर ये मार्किंग दिखेगी कैसी? मान लीजिए आपने लिखा CN1, तो उसके ठीक नीचे ब्रैकेट में एक और नंबर लिखा जाएगा, जैसे कि 4। ये जो ब्रैकेट के अंदर का नंबर है ना, ये बहुत क्रूशियल है। ये हमें बताता है कि उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर ठीक कितने जनगणना मकान यानी कितने परिवार रहते हैं। इससे बाहर खड़े होकर ही पूरी इमारत का एक स्नैपशॉट मिल जाता है ना कमाल का सिस्टम। चलिए इसे कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक 15 मंजिला इमारत है और हर फ्लोर पर 8-8 फ्लैट हैं, तो कुल मिलाकर 120 मकान हो गए। इसे दीवार पर लिखा जाएगा CN50 और ब्रैकेट में 120। वहीं अगर हम किसी हॉस्टल की बात करें, जहां सारे बच्चे एक ही कॉमन मेस में खाना खाते हैं, तो वो पूरा का पूरा हॉस्टल सिर्फ एक ही जनगणना मकान माना जाएगा। रसोई यहां मेन डिसाइडिंग फैक्टर है। हाँ, अगर उसी हॉस्टल का गार्ड या वार्डन अपना खाना अलग से बनाता है, तो बस उसे एक अलग मकान गिना जाएगा। अब आते हैं अपने चौथे और बहुत ही अहम हिस्से पर, आवासीय और गैर आवासीय प्रविष्टियां। देखिए, जो कुछ भी हम फील्ड में देख रहे हैं, उसे डिजिटल डेटा में बदलने के लिए कुछ खास आकृतियों या सिंबल्स का इस्तेमाल होता है। अगर कोई पक्की या परमानेंट इमारत है, तो उसके लिए एक वर्ग यानी स्क्वायर बनाया जाता है, और अगर कोई कच्चा या टेम्पररी ढांचा है, तो उसके लिए एक त्रिकोण या ट्रायंगल बनता है। अगर इनमें लोग रहते हैं यानी ये आवासीय हैं, तो ये आकृतियां अंदर से खाली रखी जाती हैं। लेकिन अगर ये गैर आवासीय हैं, मतलब इनमें कोई रहता नहीं है, तो इन आकृतियों को अंदर से शेड कर दिया जाता है।
और यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि कोई भी ढांचा छूटना नहीं चाहिए। जैसे खाली पड़े मंदिर जहाँ पुजारी सिर्फ पूजा करने आते हैं, या फिर बंद दुकानें, खाली अस्पताल, या ऐसे घरों के ताले जो माइग्रेट कर चुके हैं और कहीं और रहते हैं। इन सभी को इग्नोर बिल्कुल नहीं किया जा सकता। हर एक खाली या गैर आवासीय बिल्डिंग की दीवार पर भी ये सिंबल और एक जनगणना मकान नंबर आना ही चाहिए। वैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए एक बड़ा ही दिलचस्प रूल है। जो बिल्डिंग्स अभी बन ही रही हैं, शुरुआत में उन्हें छोड़ दिया जाता है, उनका नंबर नहीं डाला जाता। लेकिन अगर फील्ड वर्क खत्म होने से पहले पहले उनका कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाए, तो उन्हें बाद में एक सब नंबर दिया जा सकता है, जैसे कि CN2/1। इससे पता चलता है कि ये पूरा डेटा कलेक्शन प्रोसेस कितना डायनामिक है। अब हम इस पूरी प्रक्रिया के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं, 5वां चरण, डेटा प्रविष्टि और सिंकिंग। अब बात करते हैं नंबर 34 की, जो इस पूरे काम में सबसे ज्यादा मायने रखता है। जब डेटा कलेक्शन का दूसरा दौर चलता है, तो हर एक परिवार के पास जाकर ऐप में ठीक 34 अलग अलग सवालों के जवाब फीड करने होते हैं। ये जो 34 सवालों का डेटा है ना, असल में यही पूरी जनगणना की असली ताकत बनता है। तो ये सब एक साथ कैसे काम करता है? सबसे पहले परिवार के उन 34 सवालों को ऐप में बहुत ध्यान से भरा जाता है। जैसे ही यह काम पूरा होता है, ऐप खुद ब खुद एक 4 डिजिट का कोड जनरेट करता है, जैसे मान लीजिए 001। इसके बाद इस कोड को दीवार पर बनाई गई उस ज्यामितीय आकृति के ठीक बीच में पेंट किया जाता है। फिर सारी जानकारियों को एक बार क्रॉस चेक करते हैं और सबसे आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी काम, सिंक बटन को दबाना। ये सिंक बटन ही वो पुल है जो आपके डिवाइस के डेटा को हमारे राष्ट्रीय सर्वर तक सुरक्षित पहुंचाता है। तो आखिर में एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। दीवार पर बनाए गए ये छोटे छोटे निशान और ऐप में सिंक किया गया ये डेटा असल में हमारे देश के भविष्य को कैसे आकार देंगे? सच तो ये है कि ये सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं हैं। यही वो मजबूत नींव है जिस पर आने वाले दशकों की नीतियां बनेंगी। नए अस्पताल, स्कूल और संसाधनों का सही बंटवारा होगा। फील्ड में की गई एक एक सही एंट्री हमारे देश के लिए एक बेहतर कल का नक्शा तैयार करती है। इस पूरे विश्लेषण को समझने के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस यूं ही सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।